आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे, जो सिविल सेवकों की भर्ती और उनसे संबंधित प्रक्रिया के विषय में बात करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 309, 310 और 311 ये जो भी सिविल सेवक होते हैं, चाहे वो रक्षा सेवा के हो, अखिल भारतीय सेवा के सदस्य हों, उनको किस तरीके से नियुक्त किया जाता है, किन आधारों पर हटाया जाता है, आखिर ये प्रावधान हमने किस देश से अडॉप्ट किया है, उस देश में क्या प्रक्रिया थी, हमने भारत में उसको किस तरीके से एक्सेप्ट किया है, उसको हम आज समझने का प्रयास करेंगे। तो भारत में जो सिविल सेवकों की शुरुआत थी, तो बेसिकली हमने इसको ब्रिटिश शासन के दौरान जो है वो लिया था। जब हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर था, उस समय हमने जो है वो सिविल सेवकों की भर्ती से संबंधित जो भी रूल रेगुलेशन थे, हमने उसको एक्सेप्ट किया था। देश की आवश्यकता के अनुसार कानून और नियमों को लागू किया जा सके, इसलिए स्वतंत्रता के बाद भारत में जो है वो सिविल सेवक, जो सिविल सर्विस होती है, सिविल सेवाएं होती है, उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। हमने इस प्रावधान को इंग्लैंड के कानून से लिया, लेकिन इंग्लैंड में स्थिति थोड़ी अलग है। हमारे भारत के प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से उसकी स्थिति थोड़ी सी अलग है। हालांकि इसको प्रसाद का सिद्धांत या सुविधा का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर या आनंद के सिद्धांत, इन नामों से जो है वो इसको जाना जाता है। क्योंकि इंग्लैंड में देखिए क्या है कि इंग्लैंड में राजशाही परंपरा है, मतलब सम्राट जो होते हैं वो सुप्रीम होते हैं, और ये माना जाता है कि सम्राट जो है वो कभी गलती नहीं कर सकते, क्योंकि वह ईश्वर का जो है वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ईश्वर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए राजशाही को कार्यपालिका का प्रमुख माना जाता है। इंग्लैंड में क्या होता है कि जितने भी सिविल सेवाएं में जो भी सिविल सर्वेंट अपॉइंट होते हैं, वो सब एग्जीक्यूटिव बॉडी के जो है वो हिस्सा होते हैं, कार्यपालिका के हिस्सा होते हैं, और जो सम्राट होते हैं उनकी इच्छा अनुसार ही वो पद धारण करते हैं। मतलब जो भी सिविल सर्वेंट होगा वो उस पद को कब तक धारण करेगा, उसका टेन्योर क्या होगा, इसका कोई निश्चित जो है वो टाइम पीरियड नहीं है। सम्राट की इच्छा अनुसार वहाँ के लोग जो है वो अपना पद धारण करते हैं। जब तक सम्राट चाहेंगे वो उनको पद में रखेंगे, जब भी वो चाहेंगे बिना कोई कारण बताए, बिना सुने किसी भी सिविल सर्विस सर्वेंट को जो है वो उनके पद से बर्खास्त किया जा सकता है। भले ही सम्राट की और उस सिविल सर्वेंट की कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो कि भाई हम आपको 5 साल तक नहीं हटाएंगे, लेकिन उसके बाद भी यदि सम्राट को लगता है कि किसी व्यक्ति को उसके पद से हटाना है, तो वो बिना कारण बताए उस सिविल सर्वेंट को जो है वो उसके पद से हटा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर रीज़न भी नहीं बताया जाएगा कि आपको किस आधार पर हटाया जाएगा, और जिस व्यक्ति को हटाया गया है वो सम्राट के खिलाफ जो है वो किसी प्रकार का कोई लीगल एक्शन भी नहीं ले सकता, कंपनसेशन की मांग भी नहीं कर सकता। मतलब क्राउन की इच्छा के अनुसार किसी भी समय किसी भी सिविल सर्वेंट को जो है वो बर्खास्त किया जा सकता है। उसके लिए उसे कोई पहले से कोई टर्म्स कंडीशन बताने की जो है वो कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा ही प्रावधान हमने अपने भारत में भी जो है वो एक्सेप्ट किया। लेकिन इंग्लैंड में क्या था कि एक जो सिविल सर्वेंट होगा वो सम्राट के प्लेजर में पोस्ट को होल्ड करेगा। क्राउन बिना कोई कारण बताए, बिना प्रायर नोटिस के किसी भी सिविल सर्वेंट को पद से हटा सकते हैं, और यहाँ पर सम्राट के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। ऐसा ही प्रावधान हमने अपने भारत में भी एक्सेप्ट किया, जिसको प्रसाद के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 310(1) में जो है वो डिफाइन किया गया है। देखिए क्या है, किसी भी देश का प्रशासन जो है वो वहाँ के कुशल लोक सेवक पर निर्भर करता है। यदि आपके पब्लिक सर्वेंट अच्छे होंगे, लोक सेवक ईमानदार होंगे, करप्ट नहीं होंगे, तो आपके देश के जो सरकार के तीनों अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, वो अच्छी तरीके से जो है वो काम कर सकते हैं, जिस कारण से देश का चहुमुखी विकास हो सकता है। और संघात्मक संविधान में इसका एक विशेष महत्व होता है। संघात्मक संविधान में विशेष महत्व इसलिए होता है क्योंकि जिस देश में फेडरल सिस्टम होता है वहाँ पर सेंट्रल के पास भी पावर होती है, स्टेट के पास भी पावर होती है। तो जो सिविल सर्वेंट होंगे वो सेंट्रल के अंतर्गत भी अपॉइंट होते हैं और स्टेट के अंतर्गत भी अपॉइंट होते हैं। इसलिए प्रशासन संबंधित नीतियों का निर्धारण जो है वो तो मंत्रिमंडल करता है, किंतु उसका जो क्रियान्वयन है, उसका इम्प्लीमेंटेशन है, वो लोक सेवक के द्वारा किया जाता है। तो जो लोक सेवक होता है वो ऐसा होना चाहिए जो राजनीतिक या व्यक्तिगत दबाव से मुक्त हो, उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव ना हो, वह सरकारी नीतियों को निष्पक्षता से और स्वतंत्र रूप से उसका क्रियान्वयन करे।
मतलब वो ये ना हो कि भाई किसी की पार्टी, मतलब वो उसका किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं होना चाहिए, किसी व्यक्ति के साथ उसका जो है वो व्यक्तिगत दबाव नहीं होना चाहिए, जिसके कारण वो स्वतंत्र रूप से जो है वो अपना काम कर सकें। इन्हीं तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 309 से लेकर 311 तक सिविल सेवकों की भर्ती से संबंधित प्रावधान दिए हैं, जिसमें आर्टिकल 309 में ये लिखा हुआ है कि संसद और राज्य विधानमंडल, मतलब पार्लियामेंट और स्टेट का लेजिस्लेचर, संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ और राज्य के कार्य से संबंधित लोक सेवक और उनके पदों की भर्ती नियुक्ति से संबंधित जो भी जो होंगे नियम बनाएंगे। मतलब संसद जो होगा वो केंद्र सरकार के लिए, और जो स्टेट का लेजिस्लेचर है वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए क्या करेगा, जो भी संघ और राज्य के अंतर्गत जो भी लोक सेवक है उनको किस तरीके से नियुक्त करना है, उनकी भर्ती किस तरीके से करना है, उनकी सर्विसेज क्या होगी, इसके संबंध में जो है वो नियम बनाएंगे। यदि कोई भी स्पष्ट नियम नहीं है तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास शक्तियां हैं कि वो उसके संबंध में क्या कर सकते हैं, नियम बना सकते हैं। अब आइए हम समझते हैं कि आर्टिकल 310 में क्या लिखा हुआ है। इंग्लैंड की कंडीशन मैंने बता दिया, हमने इंग्लैंड जैसे प्रोविज़न को भारत में अडॉप्ट नहीं किया है। हमारे भारत में ये प्रावधान है कि जो भी व्यक्ति डिफेंस सर्विस, सिविल सर्विस या ऑल इंडिया सर्विस के अंतर्गत कोई पोस्ट होल्ड करता है, मतलब रक्षा सेवा, सिविल सेवा और अखिल भारतीय सेवा का यदि कोई व्यक्ति सदस्य है तो वो राष्ट्रपति के अंतर्गत पद धारण करेगा, और यदि राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है तो वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। मतलब वो राष्ट्रपति और राज्यपाल जब भी चाहें उनको क्या कर सकते हैं, उस पद से हटा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यदि किसी व्यक्ति को हमने टेम्पररी कुछ समय के लिए अपॉइंट किया है तो फिर उसको जब तक हमने अपॉइंट किया है तब तक, जैसे हमने किसी व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट बेस में 5 साल के लिए नियुक्त किया है तो 5 साल तक आप उस व्यक्ति को जो है वो उस पद से नहीं हटा सकते। यदि किसी व्यक्ति को एक निश्चित समय के लिए अपॉइंट किया गया है और उसके पहले यदि आप उसको उस पद से हटा देते हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा उस व्यक्ति को। लेकिन यहाँ पर भी एक प्रावधान है कि कंपनसेशन हम कब नहीं देंगे। जैसे किसी व्यक्ति को हमने 5 साल के लिए अपॉइंट किया और उसको ये बोला कि आप इस पद में 5 साल तक रहोगे, 5 साल के अंदर यदि आपसे बेहतर व्यक्ति इस पद के लिए मिल जाता है तो फिर आपको उस पद से हटा दिया जाएगा। और बाय चांस मिल जाता है तो फिर ऐसे कंडीशन में यदि हम 5 साल के पहले यदि उस व्यक्ति को उस पद से हटाते हैं तो फिर हम उसको कंपनसेशन देंगे। लेकिन 2 ऐसी कंडीशन है जब हम उस व्यक्ति को कंपनसेशन नहीं देंगे। पहली बात, जिस पोस्ट में हमने आपको अपॉइंट किया था उस पोस्ट को ही हमने ख़त्म कर दिया तो फिर आपको जो है वो किसी प्रकार का कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा, या फिर आपको मिसकंडक्ट के आधार पर, दुराचरण के आधार पर यदि आपके पद से हटाया गया है तो फिर आपको किसी प्रकार का जो है वो कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। देखा जाता है कि जो आर्टिकल 310 है ये कर्मचारियों के हित के लिए जो है एक तरीके से बनाया गया है कि आप उनके प्रसाद पर्यंत पद धारण तो करेंगे लेकिन आपको ऐसे ही हम हटा नहीं सकते। लेकिन क्या भारत में जितने भी संवैधानिक पद हैं क्या सभी राष्ट्रपति और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? तो ऐसा नहीं है। कोई कुछ पद ऐसे हैं जो राष्ट्रपति और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते। जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर के अंतर्गत पोस्ट होल्ड नहीं करते। दूसरी बात, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, आर्टिकल 148, वो इसके अंतर्गत पोस्ट होल्ड नहीं करते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त, उसके बाद लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होगा और सदस्य होगा वो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर के अंतर्गत पोस्ट होल्ड नहीं करते। लेकिन जब भी हम इनको इनके पद से हटाते हैं तो हमें कुछ संवैधानिक प्रावधान है जिसको ध्यान में रखना है, जो आर्टिकल 311 में दिया हुआ है। आर्टिकल 311 का जो एक्सेप्शन है वो है रक्षा सेवा, मतलब डिफेंस सर्विस पर आर्टिकल 311 एप्लीकेबल नहीं होता। उसके अलावा आर्टिकल 311 में ये लिखा हुआ है कि यदि किसी पब्लिक सर्वेंट को उसके पद से हटाया जाता है तो फिर हम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब ये होता है कि यदि आप किसी व्यक्ति को हटा रहे हो तो हटाने से पहले उसको अपना पक्ष रखने का मौका दोगे, अपने बात कहने का मौका दोगे। किसी व्यक्ति को आप बिना सुने, बिना कारण बताए, बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के, बिना एविडेंस को रिकॉर्ड किए या बिना कोई डॉक्यूमेंट को देखे किसी व्यक्ति को आप उसके पद से नहीं हटा सकते। आपको उस पक्षकार को सुनना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उस व्यक्ति को जो है वो उसके पद से हटा सकते हो।
अन्यथा आप किसी भी पब्लिक सर्वेंट को, जैसे इंग्लैंड में बिना कारण बताए, बिना कंपनसेशन दिए हटा देते हैं, बर्खास्त कर देते हैं, भारत में इस तरीके की बर्खास्तगी नहीं की जा सकती। यहाँ पर कुछ कंडीशन और है समझने लायक। अब हटाने के लिए कुछ कंडीशन भी फॉलो की जाती है, जैसे जिस व्यक्ति को जिसने अपॉइंट किया है उससे सबऑर्डिनेट व्यक्ति जो है वो उसको नहीं हटा सकता। जैसे ए नामक व्यक्ति है, उसको बी व्यक्ति ने अपॉइंट किया तो बी ही उसको हटाएगा, या उसके पैरेलल जो उसके समतुल्य का कोई पद वाला व्यक्ति होगा वही ए को हटाएगा। बी के जो सबऑर्डिनेट व्यक्ति है वो कभी भी ए को नहीं हटा सकता। यहाँ पर ये याद रखना है कि ए ने, ऐसे ए नामक एक पब्लिक सर्वेंट है, उसको बी ने अपॉइंट किया तो बी जो है वो ही ए को हटाएगा, या बी के बराबर पद वाला व्यक्ति है वो ही ए को हटाएगा। बी के सबऑर्डिनेट या अधीनस्थ किसी व्यक्ति ने कोई पद धारण किया है तो वो ए को कभी नहीं हटा सकता। दूसरी बात, कोई व्यक्ति तब तक पद से नहीं हटाया जाएगा या जब तक उसको जो है वो सुनवाई का अवसर ना दे दिया जाए, मतलब हमको लोकट स्टैंडी को जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पर हम नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं करते, जैसे कि जहाँ किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए कन्विक्ट कर दिया गया है, कोई सिविल सर्वेंट है, उसको किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध कर दिया गया है, तो फिर हम उसको बोलने का मौका नहीं देंगे, फिर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं किया जाएगा। या जहाँ किसी अधिकारी द्वारा युक्तियुक्त कारण दे दिया गया है कि इस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देना खतरे से खाली नहीं है, इस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए, है ना। किसी भी पब्लिक सर्वेंट ने क्या कर दिया है, एक रिटर्न में ऑर्डर दे दिया है ना, रीजनेबल ग्राउंड के साथ, या राष्ट्रपति या राज्यपाल को ये लगता है कि राज्य की सुरक्षा के लिए ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का मौका देना जो है वो उचित नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर एक बात समझिए, यदि राष्ट्रपति और राज्यपाल को लगता है कि किसी व्यक्ति को सुनवाई का मौका देना उचित नहीं है, तो न्यायपालिका जो है वो उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, न्यायिक पुनर्वलोकन कर सकती है। मतलब जुडिशरी जो है वो इस चीज़ की जांच कर सकती है कि क्यों इस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देना जरूरी नहीं। ये चीज़ जो है, थर्ड वाला पॉइंट जो है, ये जुडिशियल रिव्यू के अधीन होगा। तो इस तरीके से डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे देश पर एप्लीकेबल होता है। इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट है। पुरुषोत्तम लाल डींगरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1958। इस केस में कहा गया था कि आर्टिकल 311 का जो संरक्षण है वो स्थायी और अस्थायी सभी कर्मचारियों को प्राप्त किया गया है। साथ ही साथ यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस तुलसीराम पटेल 1998 का जजमेंट, इसमें कहा गया था कि सरकारी सेवक की सेवाओं से सेवानिवृत्ति या पद से हटाने का आदेश जनहित में बिना जांच कराए सुनवाई का अवसर दिए बिना दिया जाता है तो वह असंवैधानिक नहीं। मतलब यदि हमको लगता है कि किसी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देना पब्लिक इंटरेस्ट के लिए खतरा है, तो फिर ऐसी कंडीशन में हम किसी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर नहीं देंगे। यदि मैं इस टॉपिक को कंक्लूड करूँ तो बेसिकली जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आई तब हमने इंग्लैंड से जो है वो ये वाला कॉन्सेप्ट अपने भारत में, जब भारत में ब्रिटिश एरा था उस समय हमने ये कॉन्सेप्ट लिया। इंग्लैंड में भी जो भी सिविल सर्वेंट होते हैं वो सब सम्राट के अधीन पद धारण करते हैं, क्योंकि इंग्लैंड में जो सम्राट होता है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है। ये माना जाता है कि वो कभी गलती नहीं कर सकता, उससे कभी गलत नहीं हो सकता, भगवान गलत नहीं कर सकते इसलिए वो भी गलत नहीं कर सकता। तो वो किसी भी सिविल सर्वेंट को अपॉइंट कर सकता है, कभी भी हटा सकता है ना मुकदमा होगा, ना कोई कंपनसेशन दिया जाएगा, ना कोई कारण बताया जाएगा, एक कोई निश्चित समय सीमा नहीं होती वहाँ पर। हमने उसी कॉन्सेप्ट को अपने भारत में शामिल किया, लेकिन 311 के अंतर्गत कुछ संरक्षण दिया गया है कर्मचारियों को कि आपको हटाएंगे, लेकिन कुछ कंडीशन में नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया जाएगा, तभी किसी व्यक्ति को जो है वो उसके पद से हटाया जा सकता है। यदि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। यदि इसमें कुछ कमी नज़र आती है या कोई गलती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।